फ्रेंड्स, ये सरफेस केमिस्ट्री जो यूनिट है बेटा, एक बार मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से डिस्कस करूँगा। जो टॉपिक हमने कर लिए थे मैं उनको दोबारा से डिस्कस करता हूँ ताकि एक कंटिन्यूटी के साथ आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाए। तो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री है। अब सरफेस का मतलब क्या होता है बेटा? पहले सरफेस का मतलब होता है जो बाहर की सबसे आउटर रीजन जो होता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो जो चीज़ उसकी दिखाई दे रही है, जो रीजन आपको उसका दिख रहा है, उसको हम कहते हैं सरफेस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने उन फिनोमेनास को पढ़ना होता है जो सरफेस पे होते हैं। तो यही चीज़ है। ये देखिए, सरफेस केमिस्ट्री इज द branch of chemistry which deals with the study of those phenomena which occur at the surface। तो सिर्फ हमने सरफेस पे होने वाले फिनोमेना को स्टडी करना है। अच्छा, इसमें सबसे कॉमन फिनोमेना जो आता है वो है एड्जॉर्प्शन। और अब एड्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा? जैसे मैं बोर्ड पे चौक से लिखता हूँ तो वो चौक के पार्टिकल्स जो हैं वो बोर्ड की सरफेस पे, सब बोर्ड के अंदर थोड़े ना चले जाते हैं। वो अगर अंदर चले जाते वो एब्जॉर्प्शन होता, लेकिन वो चौक के जो पार्टिकल हैं वो सिर्फ बोर्ड की सरफेस पे रह जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना है कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल सब्सटेंस की सरफेस पे चिपक जाए या वहाँ पे रुक जाए, तो उसको कहते हैं एड्जॉर्प्शन। तो इसी तरह से एड्जॉर्प्शन में डिफाइन भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखो क्या हो गया, इट इज़ द स्टिकिंग मतलब चिपक जाना, एंड अकमुलेशन मतलब वहाँ पे इकट्ठा हो जाना, ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर चिपक जाना या इकट्ठे हो जाना, इसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बोर्ड पे हम जो चौक से लिखते हैं वो इसी के अंडर आता है। तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन तो हो गई कि चौक के पार्टिकल जो हैं वो चिपक गए बोर्ड के ऊपर, बोर्ड की सरफेस के ऊपर। लेकिन वो बोर्ड जो है, जो अपनी सरफेस प्रोवाइड कर रहा है एड्जॉर्प्शन के लिए, उसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना है। क्या कहा मैंने? वो सब्सटेंस जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है एड्जॉर्प्शन के लिए, उसको तो कहते हैं एड्जॉर्बेंट। और वो सब्सटेंस यानी चौक के पार्टिकल जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे चिपकते हैं, उनको कहना है एड्जॉर्बेट। यानी इसी से ध्यान रखना, बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड हो गया एड्जॉर्बेंट, जो अपनी सरफेस प्रोवाइड कर रहा है एड्जॉर्प्शन के लिए। और वो सब्सटेंस या वो पार्टिकल्स जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे चिपक जाते हैं, उनको कहना है एड्जॉर्बेट। यानी चौक के पार्टिकल्स किसका काम कर रहे हैं? एड्जॉर्बेट का। तो देखो यही चीज़ है, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द सरफेस फॉर एड्जॉर्प्शन इज नोन एज एड्जॉर्बेंट। वो सब्सटेंस जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा एड्जॉर्प्शन के लिए, उसको क्या कहना है? एड्जॉर्बेंट। और द सब्सटेंस विच गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज नोन एज एड्जॉर्बेट। वो सब्सटेंस जो एड्जॉर्ब हो गया किसके ऊपर? सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट के ऊपर, उसको हमने कहना है एड्जॉर्बेट। तो ये ध्यान रखना है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आपको डिफरेंस समझाया एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। तो एब्जॉर्प्शन तो आप छोटे छोटे थे तब से आप सुनते आ रहे हो कि एब्जॉर्ब हो गई चीज़। तो एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कोई भी चीज़ आपने एब्जॉर्ब होने का मतलब ये लेते हो कि जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ वो जिस सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हो एब्जॉर्प्शन के लिए, वो उसके अंदर तक चला जाता है। सरफेस पे भी होता है, बाहर भी होता है और अंदर तक चला जाता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन एड्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो सब्सटेंस है, जो एड्जॉर्ब हो रहा है सब्सटेंस, यानी एड्जॉर्बेट जो है, वो सिर्फ सरफेस पे रहता है, वो अंदर नहीं जाता। जैसे चौक के पार्टिकल जो हैं वो बोर्ड के अंदर नहीं घुसते हैं, वो सिर्फ बोर्ड की सरफेस पे रहते हैं। तो ये चीज़ है बेटा। तो देखिए ये आ गया डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दोनों में डिफरेंस बताया गया है। ये देखो, एड्जॉर्प्शन में क्या है बेटा? एड्जॉर्प्शन में है, इन एड्जॉर्प्शन द सब्सटेंस रिमेन ओनली एट द सरफेस। जो सब्सटेंस है वो सिर्फ कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा एड्जॉर्प्शन में। और इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। यानी जो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में सब्सटेंस जो है वो पूरा यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह मतलब बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। बल्क का मतलब ये लिखा भी हुआ है इनसाइड, यानी अंदर तक वो चला जाएगा और पूरे सब्सटेंस में इक्वली फैल जाएगा। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन में। और इसके एग्जांपल्स में देखिए, तो एग्जांपल में क्या है बेटा? जैसे चौक का टुकड़ा लो ना, और अगर उसको इंक में डुबो देते हो आप, तो फिर थोड़ी देर डुबो के रखो, फिर उस चौक को निकालो, थोड़ा ड्राई भी करने दो चाहे, और उस चौक को ना फिर तोड़ के देखो, तो आप देखोगे कि चौक ऊपर से तो जैसे ब्लू इंक में डाला था तो मान लो चौक ऊपर से तो ब्लू हो जाएगी,
लेकिन जो बीच का टुकड़ा होगा ना, जब तोड़ के देखोगे तो जो बीच का पोर्शन होगा, अंदर का जो पोर्शन होगा चोक का, वो ब्लू नहीं होगा, पर वो गीला जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन भी हुई और एब्जॉर्प्शन भी हुई। कैसे हुई? जो चोक था ना, चोक की सरफेस, मैं कह रहा हूँ जो जैसे ब्लू इंक में डाला है, तो ब्लू कलर जो है वो सिर्फ चोक के सरफेस पे होगा। तो इसका मतलब ब्लू कलर के जो पार्टिकल थे, या डाई के, जो ब्लू डाई होती है ना बेटा कलर को, तो जो ब्लू कलर या ब्लू डाई के जो पार्टिकल थे वो चौक की सरफेस पे रह गए। तो सरफेस पे रह गए, इसका मतलब ये एड्जॉर्प्शन हो गई कि डाई के पार्टिकल सरफेस पे रह गए, ये क्या हो गई? एड्जॉर्प्शन। लेकिन मैंने कहा चौक तोड़ के देखोगे तो अंदर वो ब्लू तो नहीं होगा, पर गीला जरूर होगा। गीला होने का मतलब जो सॉल्वेंट था यानी वाटर जो था वो चौक के अंदर तक पहुंच गया। तो वाटर क्योंकि अंदर तक पहुंच गया, इसका मतलब चौक ने उस सॉल्वेंट को या वाटर को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये चीज़ होती है बेटा, यही यहाँ पे समझाइए। देखो, व्हेन अ चौक इज डिप्ड इन इंक, जब चौक को इंक में डुबो दिया, इट सरफेस रिटेन द कलर्स, जो सरफेस है वहाँ पे क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा ऑफ द इंक ड्यू टू एड्जॉर्प्शन। तो जो सरफेस पे कलर आया वो एड्जॉर्प्शन की वजह से आया। अच्छा, व्हेन सॉल्वेंट मतलब वाटर, समझ सकते हो बेटा। तो व्हेन सॉल्वेंट ऑफ द इंक रिचेज अप टू द बल्क, यानी इनसाइड ऑफ चौक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, तो सॉल्वेंट जो होगा यानी वाटर जो होगा वो चौक के अंदर तक पहुंच जाएगा, तो वो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आ गया डीजॉर्प्शन। अब देखो डीजॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? डी ई लग गया बेटा, ये जो डी ई लग गया, जैसे हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन ऑर्गेनिक में बड़ा हाइड्रेशन होता है वाटर का एडिशन, डी लग जाए साथ में डिहाइड्रेशन, तो उसका मतलब होता है वाटर का रिमूवल। तो बेसिकली ये डी ई वर्ड जो है ये रिमूवल के लिए लगता है। तो ये यानी वो एड्जॉर्प्शन का उल्टा है बेटा, सिंपल, ज़्यादा बातें ना करूं और सिंपल बोलूं, डायरेक्ट बोलूं, तो ये एड्जॉर्प्शन का उल्टा है। यानी एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? एड्जॉर्प्शन में होता है एड्जॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट पे चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो अगर उन एड्जॉर्बेट को पार्टिकल्स को हटा दिया जाए एड्जॉर्बेंट की सरफेस से, तो वो डिजॉर्प्शन हो गया। जैसे मैंने बोर्ड पे चौक से लिखा, तो वो तो एड्जॉर्प्शन हो रही है, फिर मैंने डस्टर से उसको मिटा दिया, तो वो क्या होगी? डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन क्या है? रिमूवल किसका? एड्जॉर्बेट का फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये देखो, इट इज़ द रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, ये है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया ओकल्शन। ओकल्शन भी एड्जॉर्प्शन ही होता है, लेकिन एड्जॉर्प्शन किन के लिए? गैसेस के लिए। अगर गैसेस के लिए एड्जॉर्प्शन हो तो उसको हम ओकल्शन नाम भी दे देते हैं। तो इसमें यही होता है कि जो एड्जॉर्प्शन है गैसेस का ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स की सरफेस पे अगर गैसेस चिपक जाएं तो उसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। और ये जो एड्जॉर्प्शन होगा गैसेस का सरफेस ऑफ मेटल्स पे, उसको हमने क्या कहना है? ओकल्शन नाम दे देते हैं। है तो एड्जॉर्प्शन ही बेटा, लेकिन एक स्पेसिफिक हो गया, मतलब कि अगर गैसेस मेटल्स की सरफेस पे, जैसे वो एक ना ऑर्गेनिक में पढ़ते थे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, उसमें क्या होता था? हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ यूज़ करते थे, तो वो निकल प्लैटिनम पैलेडियम क्या करते हैं? उस हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या हो गया? ओकल्शन बोल देते हैं इसको, सिंपल सी बात है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आता है सोप्शन। अब ये सोप्शन जो टर्म है ना, ये एक टर्म पढ़ी हमने एड्जॉर्प्शन, ए डी आ गया, और एक पढ़ी हमने एब्जॉर्प्शन यानी ए बी, और सोप्शन वर्ड दोनों के आगे लगा है। एड सोप्शन यहाँ लग गया तो एड्जॉर्प्शन हो गया, और यही सोप्शन अगर ए बी के आगे लग गया तो एब्जॉर्प्शन हो गया। तो बेसिकली हुआ सोप्शन का मतलब क्या है? ना ए डी होगा ना ए बी होगा, दोनों होंगे, सिंपल मतलब ये है। यानी ए डी और ए बी दोनों ही होंगे तो वो सोप्शन हो जाएगा। यानी ए डी भी हटा दिया और ए बी भी हटा दिया तो सोप्शन रह गया। तो सोप्शन का मतलब ये हो गया दोनों चीज़ें होंगी। दोनों कौन कौन बेटा? एड्जॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। जैसे मैंने ऊपर ये चौक वाला एग्जांपल समझाया, तो इसमें यही हुआ, एड्जॉर्प्शन भी हुई और एब्जॉर्प्शन भी हुई। तो ये चीज़ है बेटा। तो सोप्शन क्या है? दोनों प्रोसेसेस। कौन कौन सी? ये देखो, द प्रोसेस इन विच बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जब दोनों प्रोसेसेस एक साथ साथ हों तो उसको हमने कहना है सोप्शन। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया हमारा बेटा मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूँ। जैसे होता क्या है बेटा, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये देखो इधर मान लो ये एक सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस में ऐसे समझो, जैसे एक पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है सरफेस पे, और इसके आसपास एक पार्टिकल बीच में बैठा हुआ है।
तो ये जो बीच में पार्टिकल बैठा है ना, इसके आसपास कौन है बेटा, इसके आसपास दूसरे पार्टिकल्स हैं, इस तरह से हर तरफ हैं, और ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये इसके हर तरफ ये कौन है, ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ अब इन एरो के ऊपर, ये दूसरे पार्टिकल हैं। तो ये जो पार्टिकल बीच में बैठा हुआ है ना, ये वाला बेटा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो बीच वाला पार्टिकल है, इसके तो चारों तरफ दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बीच वाला पार्टिकल जुड़ा हुआ है। और जब चारों तरफ से वो इक्वली जुड़ा हुआ है, यानी दूसरे, ये जो दूसरे पार्टिकल है ना, ये भी तो इसी के दूसरे पार्टिकल हैं। जैसे ये कार्बन है तो ये भी तो कार्बन ही है, ऐसे समझो। तो क्योंकि ये पार्टिकल अपने ही तरह के दूसरे पार्टिकल से सभी तरफ से जुड़ा हुआ है, तो इस पे जो नेट फोर्स हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी और ये बैलेंस माना जाएगा। लेकिन ये पार्टिकल पे आ जाओ, जो सरफेस पे पार्टिकल है, तो अब इसको देखो, ये एक तो ऐसे जुड़ा हुआ है बेटा, इस तरफ पार्टिकल है, एक इस तरफ जुड़ा हुआ है, और कुछ ऐसे जुड़ा होगा, कुछ इस तरह से जुड़ा होगा, कुछ इस तरह से। तो यानी ये सिर्फ अंदर अंदर से जुड़ा हुआ है। यानी इस पे नेट फोर्स कहाँ लग रही होगी बेटा, नेट फोर्स इस पे अंदर की तरफ लग रही होगी, लेकिन बाहर की तरफ ये जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरफ से, ये मैं डॉट डॉट जो बना रहा हूँ, इस तरफ से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो पार्टिकल है ये बैलेंस नहीं हुआ। ये क्या था, बैलेंस था। मैं फिर समझाता हूँ, ये बीच वाला पार्टिकल बेटा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इस वक्त, ये बैलेंस है। बैलेंस क्यों है, इसके चारों तरफ इसी की तरह के दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और जिनसे वो जुड़ा हुआ है। और फोर्स ऑफ, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन पार्टिकल से जिनसे वो जुड़ा हुआ है, वो सब तरफ बराबर है, क्योंकि उसी की तरह के है ना दूसरे पार्टिकल बेटा। तो इसलिए नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे जीरो हो जाएगी, यानी ये बैलेंस हो गया। लेकिन ये अनबैलेंस्ड रहा। क्यों अनबैलेंस्ड रहा, क्योंकि ये सिर्फ अंदर अंदर से जुड़ रहा है, यानी इस पे नेट फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रही है, बाहर से जो ये डॉटेड्स मैंने बनाए हुए हैं, बाहर से वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या होता है, इस पार्टिकल पे एक बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ इस पे, मतलब इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स रह गई। और इसी की वजह से ये क्या चाहता क्या है, या इसको ऐसे भी समझ लो कि ये बैलेंस नहीं हुआ तो हर कोई चाहता है, मैं जैसे स्टेबल के लिए कहता है ना, हर चाहता है स्टेबल बनना, तो बैलेंस बनना भी तो स्टेबिलिटी अटेन करने की तरह ही है ना बेटा। तो इसीलिए ये बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस क्यों नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये इस तरफ बाहर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बैलेंस होने के लिए ये क्या करता है, इसको बाहर इधर इधर से कोई भी आता जाता दिखे तो ये उसको पकड़ने की कोशिश करता है इस तरह से, और यही एड्जॉर्प्शन। अब अगर ये पार्टिकल बैलेंस होने के लिए बाहर कोई भी आता जाता दिखे, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा और उसको पकड़ लेगा, तो यही तो एड्जॉर्प्शन होगी। एड्जॉर्प्शन में क्या बोला था कि जो सरफेस का पार्टिकल है उस पे दूसरे पार्टिकल्स जो हैं वो उस पे जुड़ जाते हैं जाके। तो यही तो हुआ, ये सरफेस का पार्टिकल क्योंकि बैलेंस नहीं था, तो बैलेंस होने के लिए इसने क्या किया, जो भी कोई ऐसे बाहर से आ रहा था, इसकी सरफेस के आसपास से गुजर रहा था, उसको ये पकड़ने लग पड़ता है और अपने साथ जोड़ने लग पड़ता है। और यही एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे पकड़े जाना, वहाँ पे इकट्ठे हो जाना, चिपक जाना, यही तो एड्जॉर्प्शन है। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ एड्जॉर्प्शन की। बेसिकली क्या रीज़न है कि जो सरफेस का पार्टिकल है वो बैलेंस नहीं है, उस पर कुछ एक अनबैलेंस्ड फोर्स बची हुई रह जाती है, जिसकी वजह से वो, और उसको बैलेंस करने के लिए वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को जो उसकी सरफेस के आसपास से निकल रहा होता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये है बेटा। तो देखो एक बार नोट्स में है, वो भी मैं पढ़ लेते हैं बेटा। एड्जॉर्प्शन अकर्स बिकॉज द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट आर नॉट बैलेंस्ड। ये देखो, ये चीज़ आ गई, सबसे पहली लाइन ही ये है कि एड्जॉर्प्शन क्यों हुई, कहता एड्जॉर्प्शन हुई क्योंकि पार्टिकल जो है सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट के वो बैलेंस नहीं हैं। और बैलेंस का मतलब यही हुआ बेटा, क्योंकि वो सिर्फ कहाँ कहाँ थे, अंदर अंदर की तरफ अट्रैक्टेड थे, बाहर की तरफ से अट्रैक्टेड नहीं थे, तो इसलिए वो बैलेंस नहीं है। एज द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बल्क इंटीरियर, किन के कंपैरिजन में कहता, उन पार्टिकल्स के कंपैरिजन में जो बल्क में यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट है। द पार्टिकल्स एट द सरफेस आर नॉट सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स। हाँ, क्या क्या कह रहा है, सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो पूरी तरफ से, सराउंडेड मतलब घिरे होना, वो दूसरे पार्टिकल से सब तरफ से घिरे हुए नहीं हैं। ये देखो, सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड, सब तरफ से घिरे हुए नहीं हैं। बट द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बल्क, जो वो पार्टिकल जो बल्क यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट हैं, आर सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात और बता देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो, आर सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स ऑफ इट्स काइंड, ऑफ इट्स
काइंड नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तब भी चल रहा है, पर इससे थोड़ी और क्लैरिटी आती है। मतलब जो बल्क का पार्टिकल है ना, वो अपनी ही तरह के, मैंने समझाते टाइम वर्ड यूज़ किए थे ये, कि वो अपनी ही ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपनी ही तरह के दूसरे पार्टिकल से सब तरफ से जुड़ा हुआ है। तो जब अपनी ही तरह के सब पार्टिकल से वो पूरी साइड से जुड़ा होगा तो वो बैलेंस हो गया। तो ये चीज़ है बेटा यहाँ पे। और आगे देखो, Hence, the particles of surface have some unbalanced or attractive forces। तो वही तो हुआ कि बैलेंस नहीं हुआ, तो उस पर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स रह गई या कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस रह गई, और इन्हीं फोर्सेस की वजह से वो दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्जॉर्प्शन, इन्हीं की वजह से तो एड्जॉर्प्शन हुई थी। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ कि जब एड्जॉर्प्शन हुआ, देखो मैंने कहा जैसे ये सब्सटेंस था सरफेस पे, इसने कोई ऐसे ये सब्सटेंस थे इस तरह से, इनको पकड़ लिया मतलब इनसे बॉन्ड बना ली। तो जब बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या लगानी पड़ती है बेटा, कोई बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, ऐसे ये ए और बी, इनके बीच में ये बॉन्ड है, ये तोड़नी है। तोड़ने के लिए क्या लगानी पड़ती है, एनर्जी। तो तोड़ने के लिए अगर एनर्जी लगानी पड़ती है तो यहाँ पे तो ये तो एड्जॉर्प्शन हुई, इस सरफेस के ये सरफेस थी कोई, इस सरफेस के पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल्स को पकड़ लिया, अपने साथ जोड़ लिया। तो जोड़ने का मतलब बॉन्ड बना ली, बॉन्ड बनाई तो बेटा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसीलिए जब एड्जॉर्प्शन होता है तो एड्जॉर्प्शन में, क्योंकि एड्जॉर्बेंट जो है वो, एड्जॉर्बेंट के सरफेस के पार्टिकल्स जो हैं वो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे पकड़ लेते हैं, इसीलिए पकड़ लेते मतलब बॉन्ड बना लेते हैं, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बॉन्ड्स बनी हैं किन के बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, देयरफॉर देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, इसलिए वहाँ पे क्या रिलीज होगी बेटा, एनर्जी। तो ये चीज़ है। और हैंस सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा मैं समझा देता हूँ, मतलब क्या हुआ बेटा, एनर्जी देखो सिंपल बात है, मैं ऐसे कहता हूँ आपके पास 10 जूल एनर्जी है, 10 में से 2 जूल एनर्जी रिलीज़ हो गई, तो कितनी रह गई बेटा, 8 ही रह गई ना। तो 8 आपकी एनर्जी कम हो गई या बढ़ गई, कम ही हुई ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा है कि कहता है क्योंकि सरफेस के पार्टिकल ने, ये देखो ना कि सरफेस के पार्टिकल ने ये बताया है, ये देखो कि एड्जॉर्प्शन हुई, कहता तो बॉन्ड्स बनी किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, तो बॉन्ड्स बनी तो रिलीज़ हो गई एनर्जी। अब अगर एनर्जी रिलीज़ हुई है तो बचेगी कितनी, बचेगी ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, नेचुरली बेटा रिलीज़ मतलब निकल गई, लॉस्ट हो गई, तो कम ही तो बच गई ना। तो वही ये कह रहा है कि तो जो सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी, इस पर कंफ्यूज मत होना कि ये पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं है। सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस के पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाई तो एनर्जी रिलीज की है, तो अब उनकी एनर्जी पहले से कम हो गई है। तो वही कह रहा है कि हैंस सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस एंड द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं, डेल्टा एच लेस देन 0 या फिर नेगेटिव। और एक ये आ गया बेटा, ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस, मूवमेंट, उसको कहते थे एंट्रोपी। तो क्योंकि जब एड्जॉर्प्शन हुआ तो पार्टिकल्स जो थे ना वो जो सरफेस के ऐसे था, ये देखो जैसे ये है, ये सरफेस का पार्टिकल है और ये कुछ पार्टिकल थे। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ बेटा अभी, ये जब एड्जॉर्प्शन नहीं हुआ था तो ऐसे मज़े से इधर उधर घूम रहे थे, उनको कोई नहीं था, तो ये सारे ऐसे घूम रहे थे, फ्री थे, इधर उधर ऐसे ऐसे घूमते घूमते रह रहे थे। लेकिन जब एड्जॉर्प्शन हुआ तो ये सारे पार्टिकल ऐसे पकड़े गए। अब पकड़े गए हैं ये, तो ये अब मूव थोड़े ना कर पाएंगे, ऐसे सारे पकड़े गए ये पार्टिकल्स। तो जब इस तरह से ये सरफेस के पार्टिकल्स ने इन सब को पकड़ लिया तो इनकी मूवमेंट या इनकी रैंडमनेस कम हो गई ना। तो रैंडमनेस या मूवमेंट कम हो गई तो इसका मतलब एंट्रोपी भी कम हो गई। और कम हुई है कोई चीज़ तो पॉजिटिव लिखना चाहिए, पॉजिटिव तो तब होती है जब बढ़े, तो कम हुई है तो इसीलिए ये लेस देन 0 हो गई या नेगेटिव हो गई। तो ये चीज़ ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है, मैं फिर कहता हूँ। जैसे नॉर्मली क्या हुआ बेटा, कोई मेटल था, मेटल के ऊपर ना गैसेस घूम रही थी, मज़े से घूम रही थी वो अपना रैंडमली इधर उधर, लेकिन मेटल ने क्या किया, उन गैसेस को एड्जॉर्ब कर लिया। तो एड्जॉर्ब कर लिया तो वो गैसेस तो अब पकड़ी गई तो वो अब घूमेंगी कैसे, तो मूवमेंट नहीं करेंगी, घूमेंगी नहीं इधर रैंडमली इधर उधर, डिसऑर्डर्ड नहीं होंगी, तो इसका मतलब उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। तो वही चीज़ है, तो इसीलिए एड्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
अच्छा, फिर आ गया फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो प्रोसेस जो अपने आप होने की एबिलिटी रखती हैं उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो चाहिए, यानी नेगेटिव। और ये एक इक्वेशन होती थी आपकी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा बेटा कि डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस भी कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा, पर ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी जो होता है केल्विन वाला टेम्परेचर होता है, +1 में भी बोलता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी। तो अपना दिमाग चलाना है बेटा। अब आपने ना मैथमेटिकल चीज़ बोलूँगा तो इसमें मेरे समझाने से ज़्यादा आपका दिमाग चलना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस लगा हुआ है, तो मेरे को ये बताओ ये ओवरऑल ये तो नेगेटिव होगा। अच्छा, अब मैं शुरू से बोलता हूँ फिर। तो ये नेगेटिव है, टी पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस ओवरऑल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, और डेल्टा एच भी ऊपर कहा बॉन्ड बनी थी, एनर्जी रिलीज हुई, तो ये डेल्टा एच भी कैसा है, नेगेटिव है। अब ऐसे दिमाग लगाओ, जैसे -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5। तो ये नेगेटिव जो है वो हमारे पास अच्छा एक सेकंड, 1 मिनट गड़बड़ हो गई बेटा। ये डेल्टा एस नेगेटिव है, टी पॉजिटिव है, और ये माइनस, क्योंकि टी तो पॉजिटिव है पर डेल्टा एस नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच नेगेटिव है। तो डेल्टा जी जो है वो स्पॉन्टेनियस होने के लिए नेगेटिव चाहिए, पर ये नेगेटिव तभी आएगा जब डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू है वो बड़ी हो इससे टी डेल्टा एस से, तो तभी तो वो नेगेटिव आएगा ना। तो ये चीज़ है। जैसे देखो बेटा, मैं फिर बता देता हूँ, डेल्टा एस नेगेटिव है और ये माइनस मिलकर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगी, पर डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू जो है वो इस टी डेल्टा एस से बड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना बड़ी, तभी तो ये ओवरऑल कैसा होगा, ये नेगेटिव आएगा। जैसे ये -10 हो, ये जो है ये +2 हो, तभी तो -8 बनेगा, मतलब नेगेटिव तभी आएगा जब डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू माइनस टी डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा हो। तो वही ये कह रहा है बेटा कि सो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस, और एज एड्जॉर्प्शन प्रोसीड डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव एंड अल्टीमेटली इट बिकम इक्वल टू टी डेल्टा एस। क्योंकि नेचुरली जब एड्जॉर्प्शन आगे से आगे बढ़ता जाएगा तो सरफेस भरती जाएगी बेटा, सरफेस धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, तो सरफेस ही कम होती जाएगी तो एड्जॉर्प्शन भी कम होगा और एनर्जी भी कम रिलीज़ होती जाएगी। तो इसलिए डेल्टा एच जो है अगर ज़्यादा रिलीज़ होगी तो ज़्यादा नेगेटिव था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि सरफेस कम होती जाएगी, एड्जॉर्प्शन भी कम होती जाएगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी, और एक टाइम पे वो किसके इक्वल हो जाएगी, टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगी। और अगर ये दोनों डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, जैसे डेल्टा एच -10 हो गया और टी डेल्टा एस भी -10 हो गया, ये है ना डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये है -10, और ये टी डेल्टा एस -10 है और ये माइनस लगकर +10 हो गया, तो जीरो हो जाएगा ना, और जीरो का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो वो चीज़ है। तो जब बराबर हो जाएंगे कहता डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम आ गया, और एड्जॉर्प्शन का मतलब ये, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो जाएगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी चिपकने की स्पीड इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यानी रिमूवल। डिसॉर्प्शन मतलब रिमूवल और एड्जॉर्प्शन मतलब चिपक जाना एड्जॉर्बेट का, तो इन दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाएगी।